मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़ें। उपन्यास बिन। उपन्यास सर्वनाश का लोहार अध्याय 471 इतिहास के अवशेष। गुना नोवेल बिन स्टोर में विशेष ऑफर के साथ आपका स्वागत है। उपन्यास से संबंधित उत्पादों पर सर्वोत्तम डील पाने के लिए URL पर प्रोमो कोड 6B95HKJN का उपयोग करें। शॉपिंग का आनंद लें। सर्वनाश का लोहार C471 इतिहास के अवशेष। एड्स बाय पब फ्यूचर। अध्याय 471 इतिहास के अवशेष। उन्होंने सेठ को मुखौटा नष्ट करने की सलाह देने पर जोर दिया, लेकिन वे नहीं जानते थे कि सेठ को क्या पता था। एक ऐसी वस्तु जिसका उपयोगकर्ता पर ज्यादातर नकारात्मक प्रभाव पड़ता था उसे शापित वस्तु कहा जाता था। एक मुखौटा जो वास्तव में उपयोगकर्ता को राक्षस में बदल देता है उसे भी सीधे राक्षसी कहा जा सकता है। राक्षसी का राक्षस जाति से कोई लेना देना नहीं था, लेकिन इस मामले में इसका मतलब वास्तव में बुराई का पर्यायवाची था। हाँ, ऐसी बुरी वस्तु एक समस्या थी। किसी भी असहाय व्यक्ति के लिए एक समस्या जो इस पर ठोकर खाता है और अनजाने में इसका इस्तेमाल करता है, या उस बेचारे व्यक्ति के लिए जिसे इसे पहनने के लिए मजबूर किया गया था। हालांकि सेठ एक लोहार और मूल निर्माता था और उसके पास अभी भी ऐसी वस्तु से कुछ उपयोग करने के तरीके थे। उस समय जब उसने इसे मूल रूप से बनाया था तो उसने अनजाने में स्वर्गदूत की चेतना को मुखौटे में डाल दिया था, लेकिन इसका मतलब ये भी था कि इसमें चाप स्वर्गदूतों की आत्मा भी शामिल थी। सेठ ने हाल ही में आत्माओं को इस हद तक परिष्कृत करना सीखा था कि उनमें अहंकार को बढ़ावा देने या अहंकार को बहाल करने की क्षमता विकसित हो गई थी। इसका मतलब ये भी था कि उसे इस बात का अंदाजा था कि मौजूदा अहंकार को कैसे नष्ट किया जाए। यह ऐसा कुछ नहीं था जिसके बारे में उसने पहले कभी सोचा हो, क्योंकि उसका सर्वोच्च लक्ष्य अहंकार को खत्म करना था। क्यों? क्योंकि कई अहंकारी वस्तुएं, जैसे कि ओज, अपने आप काम कर सकती थीं और हथियार कौशल का उपयोग करने पर बहुत लाभ देती थीं। लेकिन स्वर्गदूत जैसे दुष्ट अहंकार को देखकर ये समझ में आया कि ऐसे अहंकार से छुटकारा पाने का कोई तरीका होना चाहिए। जब वह मिनास मार वापस लौटा तो उसने परी के अहंकार को मिटाने का तरीका ढूंढा। यह एक भयानक काम लग रहा था, लेकिन सेठ को इस चीज से बिल्कुल भी सहानुभूति नहीं थी। इसके अलावा उसे यकीन था कि परी की आत्मा बहुत बड़ी थी। ऐसी आत्मा के साथ वह जो कुछ भी कर सकता था, वह किसी वस्तु को नष्ट नहीं कर सकता था, जो तब तक हानिरहित थी जब तक कोई उसे नहीं पहनता था। उसने बस उन्हें इस बारे में सोचने के लिए कुछ खाली वादे करके टाल दिया। लीना ने इस घटना के बाद की स्थिति से निपटने का फैसला किया, इसलिए सेठ अकेला चला गया और उसने बाकी दिन मीना के साथ बिताया। उन्होंने इस समय का उपयोग इस बात की कल्पना करते हुए किया कि खजाने में क्या है और सेठ उसमें से क्या लेने जा रहा है। वह सम्राट की सलाह के बारे में सोचने से खुद को रोक नहीं पाया। संभवतः उसके पूर्ववर्ती द्वारा बनाई गई वस्तुएं। उसका नाम फिर से क्या था? फोजब्रांड। जैसे जैसे समय बीतता गया, यह विचार सेठ को और अधिक आकर्षक लगने लगा, क्योंकि वह एक छोटी सी समस्या के सामने खड़ा था। एड्स बाय पब फ्यूचर। लोहार ने 7 AP जमा कर लिए थे और वह सोच रहा था कि उन्हें किस कौशल में इस्तेमाल करना है। वह उन्हें बचाने और फिर से लेवल अप करने के बीच झूल रहा था, लेकिन ऐसे अन्य कौशल थे जिन्हें उसने लंबे समय से लेवल अप नहीं किया था जैसे, और ऐसे विकल्प भी थे जिन्हें वह तुरंत कर सकता था। अगर वह अपने पूर्ववर्ती द्वारा उठाए गए कदमों का पता लगाता है तो उसे अपने कौशल के बारे में सुराग मिल सकता है और उसे अभी क्या चुनना चाहिए। आखिरकार योग्यता अंक काफी कीमती थे और बाद उन्हें उन कौशलों के लिए बचाकर रखता था जिन्हें वह पीसकर स्तर नहीं बढ़ा सकता था। अल्पविराम। इन विचारों के साथ वह अगले दिन सुबह महल की ओर चल पड़ा। सुबह एक दूत उसे राजकोष तक ले जाने के लिए आया। बख्तरबंद गेट के सामने राजकुमार हॉर्विक जादूगरों के एक समूह के साथ खड़ा था। यह एक पूरी तरह से अलग इमारत थी, जिसकी सुरक्षा शूरवीरों की टीमों द्वारा की जाती थी। सेठ ने इसका इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन उनकी आभा प्रभावशाली थी। पोल्टर युद्ध की वस्तुओं की तरह उनकी वस्तुओं को भी मूल्यांकन कौशल के लिए छुपाया गया था। इसने लोहार को सामग्री और निर्माण की शक्ल से कम महाकाव्य होने का अनुमान लगाने से नहीं रोका। सभी को सुप्रभात। जो संदेशवाहक आपको यहाँ तक ले आए हैं, वे खजाने के रखवाले भी हैं। वे आपके साथ तिजोरी में जाएंगे और सवालों और स्पष्टीकरणों के लिए उपलब्ध रहेंगे। बस एक छोटी सी चेतावनी है, जब तक वे तुम्हारे साथ नहीं आएंगे, तुम खजाने तक नहीं पहुंच पाओगे या वहां से निकल नहीं पाओगे। इसलिए कृपया कुछ छीनकर भागने का विचार मन में न रखें, उसने दयालु लेकिन धमकी भरी मुस्कान के साथ कहा। क्लिक, खड़खड़ाहट और रोशनी की एक पंक्ति के साथ राजकुमार के पीछे का गेट धीरे धीरे खुला और कुछ ऐसा दिखाई दिया जो लगभग जेल की गैलरी जैसा था। बालकनी और किलेबंद दरवाजों वाली कई मंजिलें दिखाई देने लगीं। समूह को अलग अलग कमरों में विभाजित किया गया था, ताकि वे सभी अपने अपने हिसाब से देख सकें और फिर चुन सकें कि उन्हें क्या लेना है। अंत में ज्यादा योगदान देने वालों को अपनी चीजें चुनने में प्राथमिकता दी जाएगी। इस जगह पर आर्ट गैलरी या संग्रहालय जैसी विशेष कलाकृतियां और वस्तुएं रखी गई थीं। किलेबंद दरवाजों के पीछे शोकेस से भरे कमरे थे।
सेठ को ऐसा महसूस हुआ जैसे वह एक गेम के इन गेम हवेली में प्रवेश कर रहा है, जो खेल के सभी हिस्सों से लूटी गई सभी विशेष, अनोखी और भयानक वस्तुओं को प्रदर्शित करने की मजबूरी का पालन करता है। इससे सेठ थोड़ा हैरान हो गया, क्योंकि यह एक असुरक्षित तरीका लग रहा था, ये देखते हुए कि सिस्टम लोगों को किस तरह के विकल्प प्रदान कर सकता है। उसे यकीन था कि पॉकेट आयाम जैसी कोई चीज हो सकती है जो केवल शाही परिवार के लिए सुलभ हो या कुछ इसी तरह की। जब उसने अपने बगल में बैठे आदमी से बात की तो रखवाले ने मुस्कुराते हुए उसके सवाल पर सिर हिलाया। एड्स बाय पब फ्यूचर, ये सच है और साम्राज्य जिन कीमती वस्तुओं को खोने का जोखिम नहीं उठा सकता, उन्हें इस तरह से संग्रहित किया जाता है। हालांकि इस खजाने के पीछे एक तार्किक कारण है। ये और ग्रेट लाइब्रेरी जैसी समान इमारतें इस क्षेत्र को प्रतिष्ठा प्रदान करती हैं। प्रतिष्ठा? सेठ ने पूछा। उसे याद आया कि उन्हें जो पदक दिया गया था उसका भी प्रतिष्ठा से कुछ लेना देना था। उसकी प्रतिक्रिया देखकर रक्षक उसे समझाता रहा। चिंता मत करो, प्रतिष्ठा के बारे में न जानना अजीब बात नहीं है। यह एक ऐसा गुण है जिसकी सबसे ज्यादा जरूरत उन वर्गों को होती है जो शासन या कुलीनता से जुड़े होते हैं और सरकारी कौशल को बढ़ाते हैं। इसीलिए कई मूल्यवान वस्तुओं को इस तरह से प्रदर्शित किया जाता है। स्पष्टीकरण से संतुष्ट होकर सेठ ने सिर हिलाया और भवन के अंदर रखवाले के पीछे पीछे चला गया। हालांकि यहाँ सबसे कीमती चीजें नहीं रखी गई थी, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि वे प्रदर्शन पर रखी गई चीजों के साथ कंजूस थे। खजाना उस ड्रैगन होर्ड से भी अधिक समृद्ध था जहां वह गया था। यहाँ तक कि कई पौराणिक वस्तुएं भी थीं, हालांकि उनमें से कुछ लोहार को अजीब लगी, क्योंकि उनमें से सभी में प्रभावशाली या दुनिया को हिला देने वाले प्रभाव नहीं थे। प्रसिद्ध क्षति 2, स्थायित्व 220। 1. आप मन का उपयोग करने में असमर्थ हैं। 2. आप प्रतिद्वंद्वी के आकार, कौशल, गुण या कवच की परवाह किए बिना 2 क्षति पहुंचाते हैं। 3. किसी बड़ी चीज से लड़ने की इच्छा को बढ़ावा देता है। एड्स बाय पब फ्यूचर, एक पागल भगवान ने इसे प्यार से फॉकी नाम दिया है। कांटे के इतिहास के दौरान कई किंवदंतियां भगवान द्वारा एक खास तरह के टेंटेकल राक्षस को मारने के लिए कांटे का इस्तेमाल करने के परीक्षण के बाद बनी। इसमें रोस्ट बीफ की हल्की गंध आती है। ग्रेटर दैन। पहली नज़र में ये वस्तु बिल्कुल बेकार या शापित थी, लेकिन दूसरी नज़र में इसका मतलब था कि कांटा चलाने वाले के लिए लगभग सभी प्रतिद्वंद्वी एक जैसे थे। फिर भी उसे यह सस्ता लगा कि यह एक पौराणिक वस्तु थी। पुनः उन्होंने महसूस किया कि किसी वस्तु की रेटिंग हमेशा उसकी शक्ति का प्रमाण नहीं होती। विभिन्न कमरों में केवल उनकी अपनी विशेषज्ञता या पहनने के लिए वस्तुएं ही प्रदर्शित नहीं थीं। विशेष पुस्तकें और ग्रिमोयर जिन्हें धारण करने से जादूगर की शक्ति में वृद्धि हो सकती थी। रहस्यमयी सामग्रियां जैसे क्रिस्टल, अयस्क और पौधे जो जादू या अपने स्वयं के इतिहास और पर्यावरण के कारण विशेष क्षमताएं या प्रभाव प्रदर्शित करते थे। विविध प्रतीत होने वाली कलाकृतियां जो उन्हें रखने से भी छोटे बफ या बड़े बफ दे सकती हैं, जैसे कि एक सिक्का, एक विशेष लाइटर, या यहां तक कि एक सूखा हुआ सबसे अच्छा पंजा जैसी कोई चीज। इसने वास्तव में सेठ की आंखें खोल दी कि दुनिया वास्तव में कितनी अजीब थी और सिर्फ वस्तुओं से कहीं अधिक ऐसी चीजें थीं जो किसी की शक्ति में सुधार कर सकती थीं। सभी शराबखानों में शिष्टाचार के छोटे छोटे नियम थे जो उनकी क्षमताओं, प्रभावों और साम्राज्य के इतिहास के बारे में बताते थे। उनका गाइड अक्सर अतिरिक्त जानकारी देने में भी सक्षम था। तीसरे कमरे में सेठ को अंततः सम्राट लिएंडर द्वारा बताई गई वस्तुओं में से पहली वस्तु मिल गई। अवशेष, अहंकार, क्षति 2200, स्थायित्व 2500। 1. जोर लगाने पर जादुई प्रतिरक्षा प्रदान करता है। 2. स्टॉर्म एलिमेंटल से रेस को 1 मिनट के लिए बुलाता है। 3. प्रकाश विशेषता क्षति के लिए जोर 20% प्रतिरोध। 4. जोर 20% पवन प्रतिरोध विशेषता क्षति। 5. हमले पर जोर 500 अतिरिक्त बिजली क्षति। शिल्पकार फोजब्रांड द्वारा बनाया गया इथिल्डिन भाला, जो बाद में मास्टर बन गया, दुर्भावनापूर्ण एलिमेंटल को मारने के लिए बनाया गया। फोजब्रांड ने रहस्यमयी तरीकों का इस्तेमाल करके एलिमेंटल को कड़वी दया प्रदान की ताकि उसे धारक की सहायता के लिए बुलाया जा सके। आवश्यकताएं, सेरेस या फोजब्रांड की स्वीकृति की पावती ग्रेटर दैन। एड्स बाय पब फ्यूचर को फायदानाप तक और अधिक अध्याय लाने में हमारी सहायता करें। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें। मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़ें। उपन्यास बिन। उपन्यास सर्वनाश का लोहार अध्याय 472, इतिहास के अवशेष 2। गुना नोवेल बिन स्टोर में विशेष ऑफर के साथ आपका स्वागत है। उपन्यास से संबंधित उत्पादों पर सर्वोत्तम डील पाने के लिए URL पर प्रोमो कोड 6B95HKJN का उपयोग करें। शॉपिंग का आनंद लें। सर्वनाश का लोहार C472, इतिहास के अवशेष 2। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। अध्याय 472, इतिहास के अवशेष 2। भाले को देखते ही सेठ को तुरंत इस्तेमाल करने की तकनीक का पता चल गया। भाले पर, खुद पर और उसके भीतर की आत्मा पर वह गोलेम संरचनाओं के कुछ हिस्सों को पहचान सकता था जो उसने इस कौशल से सीखा था। यहां तक कि भाले का समन एलिमेंटल प्रभाव भी सेठ के टोकन के समान था, जिसका उपयोग वह जलसर को अपनी सहायता के लिए बुलाने में कर सकता था।
जादू से प्रतिरक्षा प्रदान करने वाला जादू सेठ के लिए एक आंख खोलने वाला था, क्योंकि यह जादू प्रतिरोध के लिए उसके द्वारा ज्ञात जादू से पूरी तरह से अलग था। भाले ने जादू को अपने अंदर समाहित करने और उसे फैलाने के गुणों का इस्तेमाल किया। साधारण जादू प्रतिरोध ने भी कुछ ऐसा ही किया, जिसमें यह एक झिल्ली की तरह काम करता था जो उपयोगकर्ता के आसपास के क्षेत्र को जादू के प्रति कम सुचालक बनाता था या उसे पुनर्निर्देशित करता था। बिजली की छड़ के रूप में काम करने वाली वस्तु किसी भी सामान्य सामग्री पर बहुत अधिक बोझ डालती है। यह एक कारण हो सकता है कि इसे केवल जोर के दौरान काम करने तक ही सीमित रखा गया था, या फिर यह सुविधा के लिए था। अगर प्रभाव लगातार बना रहता तो हथियार धारक पर सकारात्मक कौशल जैसे बफ को भी काम करने से रोकता। ये दोनों ही हो सकता है। सेठ के पास निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए पर्याप्त अनुभव नहीं था, लेकिन जादू के खिलाफ पूर्ण सुरक्षा बनाने का यह एक बहुत ही रचनात्मक तरीका था। शिष्टाचार में क्षमताओं का वर्णन किया गया था और बताया गया था कि भाला उस देश के पास कैसे पाया गया जिसके बारे में उसने कभी नहीं सुना था, एक ऐसी दुनिया में जिसके बारे में उसने कभी नहीं सुना था। इसे क्रोना साम्राज्य को एक उपहार के रूप में दिया गया था। रखवाले के अनुसार भाला सदियों तक राज्य के खजाने का हिस्सा था, लेकिन कोई भी इसे चलाने में सक्षम नहीं था। ऐसा लग रहा था कि अहंकार सेरेस साम्राज्य और उसके उम्मीदवारों के प्रयासों के प्रति गैर प्रतिक्रियाशील था। जो लोग आवश्यकता को पूरा नहीं करते थे, उन्हें लगातार बिजली की क्षति का सामना करना पड़ता था। हालांकि वे कभी भी तत्व को बुलाने में सक्षम नहीं थे, लेकिन भाला पकड़ने से होने वाली क्षति बहुत अधिक थी। सेठ ने भाला फेंकने की कोशिश की, लेकिन शोकेस ने उसे रोक दिया। उसे रक्षक से पूछना पड़ा कि क्या वह एक पल के लिए भाला ले सकता है। क्या मैं कोशिश कर सकता हूँ? सेठ ने पूछा। यह उसका पहला मौका था जब वह कोई चीज आजमाना चाहता था, इसलिए कीपर थोड़ा हैरान हुआ और फिर उसने दोस्ताना मुस्कान के साथ सिर हिलाया। चून की प्रतिभागी किसी भी चीज को आसानी से ले सकते थे, इसलिए उनके लिए कुछ आजमाना कोई बड़ी बात नहीं थी। कीपर ने सेठ के लिए विट्रीन खोल दिया जिससे वह भाला मारने का प्रयास कर सके। सेरेस, उसने अनिश्चितता से पूछा। फोजब्रांड, यह आश्चर्य में वापस आया। नहीं, आप फोजब्रांड नहीं हैं। आप कौन हैं? आपकी आभा भी वैसी ही है। मैं सेठ स्मिथ हूं और जब मेरा निष्कर्ष सही होता है, तो मैं फोजब्रांड का उत्तराधिकारी बन जाता हूं। इसका मतलब है कि फोजब्रांड मर चुका है। हाँ, उसे यही सजा मिली। तो तुम, एक इंसान, ने उसकी स्पिरिट ब्लैकस्मिथ क्लास विरासत में ली है। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। हाँ, मैंने किया। ऐसा नहीं लगता कि तुम्हें वह पसंद आया। मुझे ये पहेली सुलझाओ, क्या तुम उस आदमी को पसंद करोगे जिसने तुम्हें मारा और तुम्हें उस हथियार में डाल दिया जिसने तुम्हें मारा? ऐसा नहीं लगता, उसने व्यंग्यात्मक ढंग से पूछा। उन्हें उस समय की याद आ गई जब पाइथन को मनाने में उन्हें काफी कठिनाई का सामना करना पड़ा था। मैं समझता हूँ। मेरा एक सवाल है। चूंकि आप फोजब्रांड के साथ तब से हैं जब वह एक शिल्पकार था, क्या आप उसके कौशल के बारे में जानते हैं? उसके हुनर के बारे में, हाँ। लेकिन आप ये सवाल क्यों पूछेंगे? खैर, मैं अभी भी स्तर बढ़ा रहा हूं और अपने योग्यता बिंदुओं के साथ किन कौशलों में सुधार करना है, इस पर कुछ संकेत खोज रहा था, सेठ ने ईमानदारी से उत्तर दिया। मैं तुम्हें क्यों बताऊं? उसने नाराजगी से पूछा। ऐसा लग रहा था कि, हालांकि वह फोजब्रांड नहीं था, फिर भी वह उसकी मदद करने को तैयार नहीं था। ठीक है, मैं तुम्हें एक बेहतर शरीर या कुछ और दे सकता था, लेकिन सुनो। इस खजाने में फोजब्रांड द्वारा बनाई गई अन्य वस्तुएं हैं, मैं तब अन्य की तलाश करूंगा। नहीं रुको, अलविदा, उसने कहा और भाले को छुए बिना ही शीशे की मेज का दरवाजा फिर से बंद कर दिया। सेरेस नामक तत्व थोड़ा मूडी लग रहा था। सेठ ने उसे अपने रस में ही भाप बनने दिया और अन्य वस्तुओं पर नजर डाली जो कथित तौर पर यहां रखी गई थीं। आखिरकार, उसके पास एक को चुनने के लिए केवल 2 मौके थे। हालांकि, अगले वाले में अहंकार नहीं था और वह अपने पूर्ववर्ती के बारे में जानकारी देने में उसकी मदद नहीं कर सकता था। उससे बात न कर पाने के बावजूद, उसने उसे भविष्य में क्या हो सकता है, इस बारे में बहुत सारी जानकारी दी। रेथ गॉड, अवशेष, शारीरिक क्षति 300 मैग, क्षति 300, भौतिक परिभाषा 1200 मैग, डेफ 1500, स्थायित्व 2000। 1. निराकार को छूने की अनुमति देता है। 2. सक्रिय कौशल, रेथ कंट्रोल। 3. निष्क्रिय कौशल, रेथ गॉड। 4. चारोन के ओबोल के साथ तालमेल में सुधार। 5. कौशल के साथ तालमेल में सुधार, आत्मा संचार। 6. कौशल के साथ तालमेल में सुधार, स्पिरिट कैप्चर। 7. कौशल के साथ तालमेल में सुधार, स्पिरिट फोर्जिंग। 8. जोड़ 5-0 ताकत। 9. जोड़ 5-0 निपुणता, मास्टर फोजब्रांड के हाथों से अपरंपरागत सामग्रियों से निर्मित एक गॉन्टलेट। यह मास्टर की अनूठी श्रेणी के साथ एक उच्च आत्मीयता दर्शाता है और इसे एक विरासत वस्तु कहा जा सकता है। आवश्यकताएं, स्पिरिट ब्लैकस्मिथ ग्रेटर दैन। ये तांबे और पीतल के रंग का एक दस्ताने था जिसकी आभा इसे हरा रंग देती थी। इन क्षमताओं ने सेठ को बताया कि उसके पूर्ववर्ती ने मृत आत्माओं या आत्मा के अवशेषों को गढ़ने के अलावा भी कुछ और किया था।
रेथ कंट्रोल एक ऐसा कौशल था जो पहनने वाले को अपनी इच्छा को प्रतिरोध करने वाली आत्मा पर, या जैसा कि नाम से पता चलता है, भूत प्रकार के मरे हुए व्यक्ति पर थोपने में सक्षम बनाता था। रेथ गॉड भी इसी तरह का एक निष्क्रिय कौशल था जो ऐसे मरे हुए लोगों के मानसिक कौशल और पहनने वाले की आत्मा पर संभावित प्रतिकूल प्रभावों से सुरक्षा करता था जब वे ऐसी आत्माओं के साथ टकराव में प्रवेश करते हैं। हाँ, ये निश्चित रूप से उनके विकल्पों में से एक था। ऐसा कोई तरीका नहीं था जिससे वह एक फोजिंग गॉन्टलेट को छोड़ देते, जिसने एक ही बार में उनके कई कौशल में सुधार किया। क्या आप कृपया मेरे लिए इस पर निशान लगा सकते हैं? उसने अपने पास खड़े कीपर से कहा। वे इस तरह से काम करते थे। प्राप्तकर्ता अपनी पसंद की वस्तुओं को चिन्हित करते थे और यदि दो प्राप्तकर्ता एक ही वस्तु चाहते थे तो वे इस पर बातचीत कर सकते थे, जबकि यदि प्राप्तकर्ता जोर देता तो अधिक योगदान देने वाले को प्राथमिकता दी जाती थी। इसका मतलब यह था कि अंत में उसने सम्राट की सलाह का पालन करने की योजना बनाई, हालांकि अनजाने में। अब तक रेथ गॉड सबसे दिलचस्प वस्तु थी जो उसे स्पीयर ऑफ बिटरमसी के अलावा मिली थी। ये कहना दुखद था, लेकिन अधिकांश महाकाव्य और यहाँ तक कि पौराणिक वस्तुएं सेठ को प्रभावित करने में सक्षम नहीं थीं। उनमें से कुछ में अद्वितीय गुण या क्षमताएं थीं जो उन्हें पौराणिक होने के लिए बाध्य करती थीं, न कि शिल्प कौशल के लिए। इसके अलावा ज्यादातर मामलों में वे संतुलन तोड़ने लायक मजबूत नहीं थे। जैसा कि रखवाले ने कहा, कम से कम लोहार की नज़र में वास्तव में प्रभावशाली सामान कहीं और रखा गया था। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन कुछ ऐसी सामग्रियां थीं जो उसकी रुचि को आकर्षित करती थीं, लेकिन अगर वह अपनी आंखें खुली रखता तो वह शायद उन्हें नीलामी घर से भी प्राप्त कर सकता था। लोहार और रखवाले खजाने के ढेर को छानते रहे ताकि देख सकें कि क्या और भी कुछ है जो कवि को पसंद आया। उन्हें कुछ और चीजें मिली जिन पर फोज ब्रांड का निशान था। इनमें से दो चीजें, एक जोड़ी जूते और एक अंगूठी, बिना किसी प्रभाव के टूटी हुई थीं। उनमें अभी भी एक आत्मा की कमजोर आभा थी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था जो भाला या रेथ गॉड छोड़ने लायक हो। बाकी वस्तुओं में से उसे केवल एक और वस्तु मिली जो कड़वी दया के भाले के समान ही थी। इसे सम्राट का ब्लेड कहा जाता था। नीले रंग की स्पष्ट सामग्री से बना एक विशाल क्लेमोर, ऐसा लग रहा था जैसे इसे बर्फ से तराशा गया हो। अवशेष, अहंकार, भौतिक क्षति 1900, मैग क्षति 800, स्थायित्व 1500। 1. सक्रिय कौशल, हिमयुग। 2. सक्रिय कौशल, बर्फ का कारागार। 3. जोड़ 50% बर्फ विशेषता क्षति। 4. जोड़ 40% जादुई क्षति। 5. कास्टिंग गति में 30% कमी। मास्टर फोजब्रांड द्वारा बर्फ के तत्व से बनाई गई एक जादुई तलवार जो किसी को भी बर्फ की मूर्ति में मारकर जमा देती है। एक दुष्ट जादूगर की चेतना ब्लेड में बसती है। आवश्यकता, अल्मियन का अनुमोदन ग्रेटर दैन। पिछली वस्तुओं और अब इस तलवार को देखकर ऐसा लग रहा था कि फोजब्रांड को तत्वों से कुछ शिकायत थी। यह एकमात्र अन्य वस्तु थी जिसमें एक अक्षुण्ण अहंकार था, लेकिन सेठ ने एक दुष्ट जादूगर की चेतना के बारे में पढ़कर अपनी उम्मीदें नहीं जगाईं। फिर भी उन्होंने प्रयास किया और एक बार फिर शीशी खोलने की अनुमति प्राप्त कर ली। हो, क्या तुम्हें स्पिरिट ब्लैकस्मिथ की श्रेणी विरासत में मिली है? तो वह शापित बौना हमेशा के लिए मर चुका है। इससे पहले कि वह कुछ भी पूछ पाता, एक गंदी आवाज ने उससे बात की। अल्मियन, मुझे लगता है। सही है, छोटे लोहार। क्या तुम अपने पूर्वज की विरासत की तलाश में आए हो? अगर तुम मुझे इस घुटन भरी जेल से बाहर निकालोगे, तो मैं निश्चित रूप से तुम्हें उसके कदमों को वापस पाने और उसकी उपलब्धियों को विरासत में पाने में मदद कर सकता हूँ। कोई दिलचस्पी नहीं, मैं बस किसी ऐसे व्यक्ति की तलाश में था जो फोजब्रांड द्वारा विकसित कौशल का वर्णन कर सके। बेशक, मैं उसके सारे हुनर जानता हूँ। वह एक शक्तिशाली योद्धा था जिसके पास भयानक और रहस्यमय हुनर थे। उसने मेरी आत्माओं को भी उस तलवार में बांध दिया जिससे उसने मुझे मारा, और तलवार खत्म होने से पहले ही सेठ ने दरवाजा बंद कर दिया। उसे यह पसंद नहीं आया। हथियार का बर्फ से बना होना। अग्नि के परिजन होने के नाते उसे इस तलवार से ही घृणा महसूस हुई। उसके ऊपर वह घिनौना जादूगा आत्मा आ गई। ये स्पष्ट रूप से उसे आकर्षित करने और उसे हेरफेर करने की कोशिश कर रहा था। ऐसा कोई तरीका नहीं था जिससे वह आसानी से वह जानकारी प्राप्त कर सके जो वह उससे चाहता था। ये तलवार अपने आप में बहुत चालाक थी। सेठ को इस तरह के लोग नापसंद थे। इससे उनके लिए भाला और गॉन्टलेट चुनने का निर्णय आसान हो गया। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन कोफाई दान आप तक और अधिक अध्याय लाने में हमारी सहायता करें। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें। मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़ें। उपन्यास बिन। उपन्यास सर्वनाश का लोहार अध्याय 473, इतिहास के अवशेष 3। गुना नोवेल बिन स्टोर में विशेष ऑफर के साथ आपका स्वागत है। उपन्यास से संबंधित उत्पादों पर सर्वोत्तम डील पाने के लिए URL पर प्रोमो कोड 6B95HKJN का उपयोग करें। शॉपिंग का आनंद लें। सर्वनाश का लोहार C473, इतिहास के अवशेष 3। एड्स बाय पब फ्यूचर। अध्याय 473, इतिहास के अवशेष 3। अंत में सेठ को भाले और दस्ताने से बेहतर कोई अन्य वस्तु नहीं मिली। यद्यपि राजा ने अपनी सलाह किसी अन्य इरादे से दी होगी,
जैसा कि जादूगर ने कहा था, लेकिन सेठ को फोजब्रांड के कदमों पर चलने और किसी प्रकार की विरासत खोजने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। खासकर तब जब उसे बौने की कुछ वस्तुओं को देखने के बाद उसकी शैली नापसंद होने लगी। सेठ लगातार अपनी वस्तुओं को बेहतर बनाने और उन्हें अधिक कार्यात्मक बनाने की कोशिश में लगा रहता था। दूसरी ओर, ऐसा प्रतीत होता है कि उनके पूर्ववर्ती ने कई अवसरों पर इसे एक प्रकार की सजा के रूप में प्रयोग किया था, तथा दुष्ट अहंकार के कारण या उनमें कोई बोझिल विकल्प जोड़ दिए जाने के कारण वस्तुओं को प्रायः अनुपयोगी बना दिया था। दो टूटी हुई वस्तुओं का वास्तव में यही हश्र हुआ, क्योंकि वे इतनी दुर्भावनापूर्ण थीं कि उन्हें बरकरार रखना संभव नहीं था। वे उसी श्रेणी में आती हैं जिसमें सेठ ने देवदूत से बनाया मुखौटा शामिल है। अपने उत्पादों को बेहतर बनाने के लिए अपने सभी कौशल का उपयोग करने के बजाय फोजब्रांड ने इसके विपरीत उनमें से कई को अनुपयोगी बना दिया था। एक और उदाहरण सेठ के पास आया एक पत्थर का क्लब था। बौने लोहार ने एक दुष्ट राक्षस पर प्रहार करने के लिए इस गदा का प्रयोग किया था और उसने राक्षस की आत्मा को गदा में डाल दिया, जिससे यह एक ऐसी वस्तु में परिवर्तित हो गई जो इसे पहनने वाले की बुद्धि को स्थायी रूप से कम कर देगी और उसे अचानक उन्मत्त अवस्था में पहुंचा देगी। शिल्पकार के बारे में अपनी समझ के साथ, वह बौने के काम करने के तरीके का समर्थन नहीं कर सकता था। लेकिन शायद यही उस व्यक्ति के बीच का अंतर था जो शिल्पकला के काम करने के तरीके के बारे में एक पूर्वधारणा के साथ बड़ा हुआ था और जो एक काल्पनिक दुनिया में बड़ा हुआ था जहां शुरू से ही सब कुछ वास्तविक था। वैसे भी, सेठ का बौने की छाया का पीछा करने का कोई इरादा नहीं था, बल्कि उसका लक्ष्य सिर्फ उसके कौशल का पीछा करना था। लोहार और रखवाला कड़वी दया के भाले के पास लौट आए। अचानक बिना कुछ कहे शीशे के बर्तन में छोड़ दिए जाने के बाद भालों को सोचने का कुछ समय मिल गया और वे बातचीत के लिए ज्यादा खुले हुए थे। तुम वापस आ गए, बाकी लोगों का क्या हुआ? भाले ने पूछा। एड्स बाय पब फ्यूचर, मैं अभी भी विचार विमर्श कर रहा हूं और तुम्हें एक मौका देना चाहता हूं। अंत में, मुझे वह चाहिए जो मुझे जरूरी जानकारी दे सके। तो, क्या तुम मुझे फोजब्रांड के लोहार के हुनर के बारे में बता सकते हो? सेठ ने कमोबेश अपना सवाल दोहराया। मुझे ऐसा लगता है, लेकिन क्या आप विस्तार से बता सकते हैं कि मुझे बेहतर शरीर देने से आपका क्या मतलब था? सेठ ने कुछ देर सोचा और फिर आगे बढ़कर इस क्षेत्र में अपने स्वतंत्र सुधारों के बारे में बताया। उन्होंने पायथन के बारे में कुछ नहीं कहा, लेकिन उन्होंने बताया कि कैसे वे फेयर, मृत आत्माओं, एक नए जीवित शरीर को देने में सक्षम थे और यहां तक कि एक ड्रॉइड को पुनर्जीवित भी कर पाए। आप पहले से ही उस चरण के करीब हैं जिसे फोजब्रांड लक्ष्य कर रहा था। मुझे नहीं पता कि मेरी जानकारी उस मामले में आपके लिए उपयोगी होगी या नहीं, मौलिक चेतना ने ईमानदारी से कहा। क्या मतलब है तुम्हारा? सेठ ने हैरान होकर पूछा। सेरेस ने बताया कि वह फोजब्रांड के साथ उसकी पूरी यात्रा में नहीं गया था। शुरू में, बौना वैसा ही था जैसा सेठ ने समझा था। वह एक नायक के रूप में अपना नाम बनाने के लिए इधर उधर घूमता रहा। शायद ये हेड्स का मनोरंजन करने के लिए था जिसने उसे चुना था। हालांकि, बाद में कुछ हुआ और उसकी योजनाएं बदल गईं। तत्व को नहीं पता था कि बदलाव का कारण क्या था, लेकिन बौने ने गोलेम और आत्माओं को एक साथ लाने के तरीके के बारे में सक्रिय रूप से शोध करना शुरू कर दिया। शक्तिशाली गोलेम फौज बनाने के बाद भी वह अपनी शक्ति से संतुष्ट नहीं था। उसने अपनी सारी संपत्ति अपने शिल्प को आगे बढ़ाने में खर्च कर दी, यहां तक कि उसने सेरेस वाला भाला भी बेच दिया। उस समय से आगे एलिमेंटल के पास कोई और जानकारी नहीं थी। ये सिर्फ एक संक्षिप्त सारांश था, लेकिन इससे सेठ को एक खास सुराग मिल गया। एक गोलेम फौज। वह बस वहीं पर भाले से पूछताछ करता रहता, लेकिन उनके पास समय नहीं था। ये सेठ को ये यकीन दिलाने के लिए काफी था कि भाले में वह जानकारी है जिसकी उसे जरूरत थी। मैं तुम्हें ले जाने का निर्णय लूंगा और यदि तुम भविष्य में मेरी मदद करते रहोगे तो मैं तुम्हारे लिए एक उपयुक्त शरीर बनाने पर काम करूंगा। जानकारी के अलावा यह एक और बिंदु था। सेरेस तलवार के अहंकार की तुलना में बहुत अधिक सुलभ लग रहा था। भले ही उसने बाद में तत्व की आत्मा को फिर से लगाया हो, लेकिन उसे संभावित खतरे के कारक के बजाय केवल एक और शक्तिशाली सहयोगी ही मिलेगा। एक व्यवसाय और चिंताशील व्यक्ति के रूप में, वह हमेशा विश्वसनीय अधीनस्थों या यहां तक कि दोस्तों को खोजने में रुचि रखते थे। एड्स बाय पब फ्यूचर। सभी ने अपनी अपनी वस्तुएं चुन ली। उसके बाद रखवाले उन्हें एक बड़े सम्मेलन कक्ष में ले गए जहां उन्होंने सभी की इच्छाओं पर चर्चा की और एक एक करके चुनी हुई वस्तुएं उन्हें सौंप दी। उन्होंने ऐसा इसलिए किया ताकि सही प्रक्रिया के लिए पर्याप्त गवाह मौजूद हों। उन्होंने सबसे अधिक योगदान देने वालों से शुरुआत की और सेठ तीसरे व्यक्ति थे जिन्हें उनकी वस्तुएं दी गईं। किसी और ने रेथ गॉड या स्पीयर ऑफ बिटर मसी में रुचि नहीं दिखाई थी, इसलिए सेठ को दोनों पर कब्जा करने के लिए निर्विरोध चुना गया। इसका मतलब यह नहीं था कि हर कोई उतना ही भाग्यशाली था और सब कुछ इतनी आसानी से हो गया। एली ने 2 आइटम चुने थे, प्रिमोडियल स्लाइम क्रिस्टल जो खेत पर रखे जाने पर उसके स्लाइम को बढ़ने में मदद कर सकता था, और रानी मधुमक्खी का मुकुट। बाद वाला एक पौराणिक आइटम था जो एक बार एक प्रसिद्ध टैमर किंवदंती से संबंधित था। इससे परिचितों की नियंत्रण विशेषता और प्रजनन गति में भारी वृद्धि हो सकती है। जो व्यक्ति केवल स्लाइम्स के साथ काम करता है, उसे इसकी क्या आवश्यकता है?
नटिना रेड में भाग नहीं लेने वाली टीमों में से एक के प्रशिक्षक ने उपहास किया। उन्होंने स्लाइम शब्द का उच्चारण इस तरह से किया कि यह स्पष्ट हो गया कि वे इन छोटे छोटे धब्बों को कितनी तुच्छ दृष्टि से देखते थे। मैं इस साहसिक कार्य के नुकसान की भरपाई के लिए इसका बेहतर उपयोग कर सकता हूं। उन्होंने हेडगियर में भी रुचि दिखाई थी और आइटम के लिए उसके दावे का विरोध किया था। मुझे मत हंसाओ, तुम तो बस इधर उधर भागते रहते हो और जो भी मिलता है उसे पकड़ लेते हो, तुम इस वस्तु का प्रभावी ढंग से उपयोग कैसे कर पाओगे? एली ने आक्रामक ढंग से उपहास किया। जो लोग उसके बच्चों को नीची नज़र से देखते थे वे उससे किसी सद्भावना की उम्मीद नहीं कर सकते थे। मेज पर चिंगारियां उड़ रही थीं। मुझे यकीन है कि अगर सब लोग शांत हो जाएं तो हम कोई समाधान निकाल सकते हैं। एक रक्षक ने स्थिति को शांत करने की कोशिश की। समाधान बहुत आसान है। एली का योगदान ज्यादा है और यह पहले ही कहा जा चुका है कि ज्यादा योगदान वालों को प्राथमिकता दी जाएगी जब तक कि उन्हें अन्यथा आश्वस्त न किया जा सके। सेठ ने अपने स्लाइम रैंचर का समर्थन करते हुए सरलता से कहा। एड्स बाय पब फ्यूचर। रक्षक ने एक गार्ड की ओर देखा और बोलना जारी रखा। मिस एली, क्या आप इस वस्तु पर अपना दावा स्वीकार करने को तैयार होंगी? उसने बेशर्मी से पूछा। नहीं। उसकी दुर्भावना थोड़ी सी रखवाले की ओर स्थानांतरित हो गई, जिसने अब क्रोध भरी निगाहों को अपने रेटिना में जलते हुए महसूस किया। क्या तुम्हें यकीन है? उसने थोड़ा पसीना बहाते हुए कहा। उसने तो पहले ही मना कर दिया है, फिर तुम इस पर इतना जोर क्यों दे रहे हो? सेठ ने भी थोड़ा झल्लाकर पूछा। वह है, रक्षक हकलाया। बेन हॉकर ने सौहार्दपूर्ण ढंग से कहा, आपको उसे इस तरह से घेरना नहीं चाहिए। देखो, कौन सिर्फ इसलिए मुंह फुलाने की हिम्मत कर रहा है क्योंकि उसे नया हथियार मिल गया है। तुम पहले ही इन मामलों में अपनी पूरी अक्षमता साबित कर चुके हो, इसलिए इससे दूर रहो, हीरो। सेठ ने उपहास किया, खास तौर पर आखिरी शब्द, जिसे उसने सबसे घिनौने अपमान की तरह व्यंग्य से भरा हुआ कहा। लोगों की नजरों में विजयी छवि मिलने के बाद हॉकर का अहंकार थोड़ा बढ़ गया था। हालांकि सेठ को इसकी परवाह नहीं थी क्योंकि उसने प्रचार नहीं मांगा था, लेकिन ये हॉकर के सिर पर चढ़ गया। यहां तक कि उसने खुद भी प्रचार पर विश्वास कर लिया। आप हस्तक्षेप क्यों कर रहे हैं, बार्ड? प्रशिक्षक ने अचानक सेठ से कहा, बार्ड कहते समय उसके स्वर की नकल करने की कोशिश करते हुए। जब सेठ ने उस आदमी की ओर देखा तो उसने ऐसे प्रतिक्रिया की जैसे सौरोन की नजरें अचानक उस पर केंद्रित हो गई हों। उन्होंने उपहास करते हुए कहा, मुझे याद नहीं कि इस संवाद में एक्स्ट्रा कलाकार का कोई पार्ट था। ये सुनकर वह पशुपालक तुरंत चुप हो गया, मानो उसे तत्काल मृत्यु की धमकी दी गई हो। उसके पास दैवीय कौशल के विरुद्ध किसी भी प्रकार का प्रतिरोध नहीं था। क्या तुम थोड़ा ज्यादा नहीं जा रहे हो? इससे दूर रहो, लोहार ने हरकर को टोका, लेकिन वह उससे बात नहीं कर रहा था, बल्कि उस गार्ड से बात कर रहा था, जिस पर रखवाले ने नजर डाली थी। लोहार ने इसे अनदेखा नहीं किया था, बल्कि पहले बिना किसी टकराव के इसे हल करने की कोशिश की थी। वे एक दूसरे को घूरने की होड़ में लगे रहे, उसके बाद गार्ड ने टीएस कहकर अपनी नजरें दूसरी तरफ घुमा लीं। गार्ड के पीछे हटने और टैमर के चुप रहने के बाद कीपर अंत में एली को ही ताज सौंप सका। गार्ड शायद राजकुमारों में से एक का था, संभवतः प्रशिक्षक का समर्थक। सेठ एली की ओर से थोड़ा नाराज था, लेकिन मिनास मार के नेता के रूप में भी। वह पर्दे के पीछे चल रहे कुछ भ्रष्टाचार के कारण अपने लोगों के प्रति इस तरह के अनादर को स्वीकार नहीं करेगा। उसने लीना के साथ इतना समय बिताया था कि उसे पता था कि इन शाही वंशजों के पास कोई वास्तविक शक्ति नहीं है जिससे उसे डरना चाहिए। अगर उनके पास होती, तो वे सिंहासन के लिए कतार में होते और किसी दूरदराज के राज्य में किसी पद के लिए संघर्ष नहीं करते। एड्स बाय पब फ्यूचर को फायदा आप तक और अधिक अध्याय लाने में हमारी सहायता करें। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें। मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़ें। उपन्यास बिन। उपन्यास सर्वनाश का लोहार अध्याय 474 आत्मा लोहार। गुना नोवेल बिन स्टोर में विशेष ऑफर के साथ आपका स्वागत है। उपन्यास से संबंधित उत्पादों पर सर्वोत्तम डील पाने के लिए URL पर प्रोमो कोड 6B95HKJN का उपयोग करें। शॉपिंग का आनंद लें। सर्वनाश का लोहार C474 स्पिरिट स्मिथी। एड्स बाय पब फ्यूचर। अध्याय 474 आत्मा लोहार। बाकी वितरण बिना किसी बड़ी रुकावट के हुआ। कम से कम सेठ को हस्तक्षेप करने की कोई जरूरत महसूस नहीं हुई और जब ये कठिन परीक्षा समाप्त हुई और वह रेथ गॉड और भाले के साथ चला गया तो उसका मूड बेहतर हो गया। न केवल सेठ खुशी खुशी अपने घर लौट आया, बल्कि एली भी खुश थी कि उसे वह मिल गया जो वह चाहती थी और वह उसके बगल में एक खुशनुमा गीत गुनगुना रही थी। पोल्टर और मार्सेल के समूह जैसे अन्य मित्र भी कुछ दूरी तक उनके साथ रहे तथा अपनी लूट को देखकर मुस्कुराते रहे। पोल्टर ने वास्तव में उन्हें अपने लोगों के साथ जश्न मनाने के लिए आमंत्रित किया था। वह वास्तव में अपने स्वाद के अनुरूप एक पौराणिक हलबर्ड और ढाल पर अपना हाथ रखने में कामयाब रहा था। लोहार को भाले की जांच करने के लिए इंतजार करने में बहुत समय लगा, लेकिन वह बौनों की शराब पीने की होड़ को कैसे मना कर सकता था। दोपहर हो जाने के बाद सेठ को आखिरकार अपने कमरे में स्पीयर ऑफ बिटरमसी के साथ बैठने का समय मिला।
वह अपने दिमाग को साफ रखने के लिए एक औषधि की थोड़ी मदद से शांत हो गया था। कवि ने विशेष रूप से फोजब्रांड की सेरेस की कहानियों को सुनने के लिए कुछ निजी समय मुक्त किया था। कुल मिलाकर कहानी वैसी ही रही जैसा कि एलिमेंटल ने सेठ को पहले दिया था। यह एक खुशहाल एलिमेंटल जीवन जी रहा था। प्रकृति की शक्ति होने के नाते जो चाहे कर रहा था, अपने पीछे कुछ गांवों को नष्ट कर रहा था, हमेशा की तरह। फिर एक दिन एक बौना इस अजीब भाले के साथ आया और उसे मार डाला। वैसे सच में नहीं, उसने सेरेस की आत्मा को उसके भौतिक शरीर से अलग करने से पहले उसे बुरी तरह घायल कर दिया। ये पहला बिंदु था जिस पर सेठ ने ध्यान दिया और एलिमेंटल को निर्दिष्ट किया। जब फोजब्रांड ने इसकी आत्मा को काटा तब यह मृत्यु के करीब नहीं था। उस समय सेठ ऐसा कुछ तभी कर सकता था जब लक्ष्य या तो मरने वाला हो या उसके शरीर और आत्मा के बीच बहुत कमजोर संबंध हो, जैसे निम्न श्रेणी के मरे हुए। उसने अपनी कहानी जारी रखी और उसे बताया कि कैसे बौने ने उसे सजा के तौर पर भाले में बंद कर दिया था। फोजब्रांड खुद आश्चर्यचकित था जब सेरेस को वास्तव में बुलाया जा सका था। ये बौने और सेठ के बीच समानता थी जिसका अर्थ जलसर के साथ ऐसा ही अनुभव था। अंतर यह था कि जादूगरनी लंबे समय तक रहने में सक्षम थी, लेकिन उसका कूलडाउन भी अधिक था। इस विकल्प की वजह से फोजब्रांड ने भाला लंबे समय तक अपने पास रखा। जैसा कि उसने और जादूगरनी ने अनुमान लगाया था, बौने ने भी गोलेम पर शोध करने की अपनी यात्रा शुरू कर दी थी। एड्स बाय पब फ्यूचर। हालांकि भाले को नहीं पता था कि इस बदलाव की वजह क्या थी, लेकिन उसने एक दिन बौने को बहुत गंभीर और मूडी बताया जिसके बाद वह अपने काम में लग गया। सेठ के लिए यह सबसे दिलचस्प हिस्सा था क्योंकि इसमें सबसे बड़ा सुराग छिपा था। फोजब्रांड ने निर्माण के साथ शुरुआत की, ठीक वैसे ही जैसे पहले ब्लूप्रिंट को अनलॉक किया गया था। हालांकि उन्होंने काम करना जारी रखा और डिजाइन में सुधार करने और इसकी बहुमुखी प्रतिभा को खोए बिना इसे और अधिक कुशल बनाने की कोशिश की। सेठ स्वयं इस विभाग में बड़ी छलांग लगाने में सक्षम थे, जिसका श्रेय अल जालसा को जाता है और कुछ हद तक ओज और उनकी भिन्न श्रेणी को भी जाता है। सेठ के विपरीत, जिसने अपने उत्पादों को आगे बढ़ाने के लिए एक नारकीय स्काल का मार्ग चुना था, फोजब्रांड एक स्पिरिट ब्लैकस्मिथ के रूप में अपनी नौकरी के अलावा एक वास्तविक योद्धा बन गया। जैसा कि किसी अलग दिशा से आए व्यक्ति से उम्मीद थी, वह भी एक अलग निष्कर्ष पर पहुंचा। जबकि सेठ ने गोलेम को हाथ से बनाने में समय और प्रयास लगाया, फोजब्रांड ने गोलेम फोज बनाया। जहां सेठ ने गाना गाया या किसी शरीर को अस्तित्व में लाया, गोलेम फोज की तुलना लगभग एक जादुई 3D प्रिंटर से की जा सकती है। कम से कम जब उसने भाले का वर्णन सुना तो ऐसा ही लगा। जबकि पहले आत्माएं अपनी शक्ति और आसपास की सामग्रियों के आधार पर अपने शरीर का निर्माण करती थीं, गोलेम फोज ने शरीर के निर्माण को आत्मा की अपनी शक्ति आपूर्ति से स्वतंत्र बना दिया। गोलेम फोज शरीर का निर्माण करेगा, आत्मा को केवल इसे संचालित करना होगा। ये सेठ द्वारा आत्मा को नियंत्रण इकाई के रूप में लेकर गोलेम बनाने के समान था, जबकि आंदोलन के लिए शक्ति अतिरिक्त ऊर्जा स्रोतों से आती थी। उनका विशालकाय बड़ा किसान ऐसा इसलिए था क्योंकि उसके पास पर्याप्त आत्मा की कमी थी। फोजब्रांड की विधि ने या तो मजबूत आत्माओं या स्वयं पुनःपूर्ति ऊर्जा भंडारण का उपयोग करना आवश्यक बना दिया। जिस तरह से उसने कड़वी दया का भाला बनाया था, उसे देखकर यह अकल्पनीय नहीं था कि बौने को इस तरह के जादू का बहुत अनुभव था। ऊर्जा स्रोतों को जल्दी से फिर से भरना शायद उसके लिए कोई समस्या नहीं थी। हालांकि इसे बनाने में जो सामग्री और समय खर्च किया गया, उसने उनके धन को खत्म कर दिया और जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, इसे अधिक धन के लिए बेच दिया गया और इससे उन्हें अपने लक्ष्य से आगे बढ़ने में मदद नहीं मिली। सेठ निराश नहीं था, सेरेस ने जो बताया था वह निर्णय के लिए पर्याप्त था। इससे उसे अपने 2 कौशलों के बारे में कुछ जानकारी मिली। पहला यह था कि वह इस हद तक सुधार कर सकता था कि वह गंभीर रूप से घायल व्यक्ति की आत्मा चुरा सकता था। एड्स बाय पब फ्यूचर। रेथ गॉड के साथ, जिसे स्पष्ट रूप से प्रतिशोधी आत्माओं और मरे हुओं से निपटने के लिए बनाया गया था, इसने इस कौशल की काफी भीषण क्षमता की तस्वीर पेश की। इसके बावजूद सेठ के लिए दूसरी जानकारी बहुत ज्यादा मूल्यवान थी। उसे आत्मा चुराने वाला पागल बनने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। उसे जो चीज सबसे ज्यादा पसंद थी, वह थी गोलेम फोज। सेरेस ने इसे एक तरह के सांचे के रूप में वर्णित किया था, जिसे एक साथ दबाने पर गोलेम बन जाता था। लोहार के पास खाका चुनने और सामग्री उपलब्ध कराने के अलावा और कोई काम नहीं था। उन्हें लगा कि यह निर्णय काफी आसान था जब उन्होंने अपने 7 कौशल बिंदुओं में से 6 का उपयोग अपग्रेड करने के लिए किया। सेठ ने उत्साहपूर्वक कौशल भत्ते की सूची देखी, लेकिन वह निराश हो गया। अगर उसे सीधे गोलेम फोज दिया जाता तो यह बहुत आसान होता। फिर भी वह परिणाम से नाखुश नहीं था। स्तर 6 ने सभी क्राफ्टिंग स्टेशनों की क्राफ्टिंग गति में 100% सुधार किया। वैसे भी यह अंत नहीं था। वह हर स्तर के साथ एक कौशल बिंदु प्राप्त करेगा और वह अपनी दिव्य खोज की तैयारी में घर लौटने के बाद स्तर बढ़ाना चाहता था। वह वर्तमान में लव.63 पर था, जिसका मतलब था कि वह लव.69 अच्छा पर पहुंचने के बाद फिर से स्तर बढ़ा सकता था। लोहार को यकीन था कि वह कुछ हफ्तों में ही कालकोठरी में रहकर इसे खत्म कर सकता है, खास तौर पर अपने गोलेम दल के साथ।
उसके गोलेम शूरवीरों का फायदा सिर्फ यह नहीं था कि वे लेवल कर सकते थे, बल्कि उन्हें पार्टी के सदस्यों में नहीं गिना जाता था, इसलिए सेठ के पास पूरी पार्टी हो सकती थी, लेकिन गोलेम के साथ उसे मिलने वाला हिस्सा मानव साथियों के साथ जाने से कहीं ज्यादा होता। मूक गोलेम के साथ कालकोठरी में भागना नीरस और उबाऊ होगा, लेकिन ऐसा नहीं था कि उसने इसे मजे के लिए किया था। टेडजेल, ओज, पफल्स और अब सेरेस से भी बात करनी थी। वह पायथन को शामिल करना चाहता था, लेकिन वह बहुत ही उदासीन थी और उसे अधिकांश कालकोठरियों में बाहर लाना असुविधाजनक था। अब तक वह अपनी कला और अपने स्तर को लेकर काफी व्यस्त थे, क्योंकि अब उन्हें व्यक्तिगत रूप से ज्यादा लड़ाइयां नहीं लड़नी पड़ती थीं। ये बिच्छू पर हमले के लिए भी अच्छी तैयारी थी। यहाँ तक कि यदि जानवर वास्तव में हथियारों के प्रति प्रतिरक्षित था, तो लोहार के पास उपयोग करने के लिए कुछ अन्य विकल्प थे और उन सभी को उच्च स्तर से लाभ होगा। बिच्छू के बारे में सोचते हुए उसे अपोलो और हेडिस की कही हुई बातें याद आ गईं। उसके प्रायोजकों ने उसके लिए इस खोज की व्यवस्था करने में मदद की थी। ये सब सोचते हुए सेठ ने डेल्टा लौटने से पहले एक और काम करने का फैसला किया। उनके सभी मंदिरों का फिर से दौरा करना। एक तरफ तो वह उनका शुक्रिया अदा करना चाहता था, लेकिन ये भी देखना चाहता था कि क्या उनके पास आने वाले अभियान के लिए कोई सुझाव है। आखिरकार, उसके प्रायोजकों में से कोई भी मूर्ख नहीं था। अगर यह काम उनके दिमाग में आया था, तो इसमें कोई हुनर होना चाहिए। अंधेरे में टटोलने से बेहतर है कि आप पूछ लें। एड्स बाय पब फ्यूचर। कोफाई दान आप तक और अधिक अध्याय लाने में हमारी सहायता करें। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें। मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़ें। उपन्यास बिन। उपन्यास सर्वनाश का लोहार अध्याय 475 कहीं और 13। गुना नोवेल बिन स्टोर में विशेष ऑफर के साथ आपका स्वागत है। उपन्यास से संबंधित उत्पादों पर सर्वोत्तम डील पाने के लिए URL पर प्रोमो कोड 6B95HKJN का उपयोग करें। शॉपिंग का आनंद लें। सर्वनाश का लोहार C475 कहीं और 13। एड्स बाय पब फ्यूचर। अध्याय 475 कहीं और 13। सिग्मा, क्या तुम्हें यकीन है कि वे चीजें अपना वादा निभाएंगी? क्या तुम उन पर भरोसा करते हो? उसने अपने दोस्त से पूछा। वे एक अस्त व्यस्त अपार्टमेंट में बैठे थे, जो गंदगी और गंदगी से घिरा हुआ था। पोर्टल इंस्टेंस द्वारा आधी नष्ट हो जाने के बाद पूरी इमारत को छोड़ दिया गया था। बिल्कुल नहीं। जिस तरह की दुनिया में हम रह रहे हैं, उसमें भरोसे का कोई मतलब नहीं है। लेकिन, क्या हमारे पास कोई विकल्प है? उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट। सच है, लेकिन वे जल्द ही आ जाएंगे, इसलिए चुप रहो जब तक कि तुम उन्हें नाराज नहीं करना चाहते। उसके दोस्त ने उसे बीच में ही रोक दिया। कुछ देर तक सन्नाटा छाया रहा, अंततः दरवाजे पर दस्तक से सन्नाटा टूटा। जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोला, काले कपड़े पहने एक व्यक्ति अंदर आया। क्या ये हो गया? उसने कर्कश आवाज में पूछा। हाँ, जैसा आपने कहा था, हमने उन्हें पूरे शहर में वितरित कर दिया है। उसका दोस्त आकृति के सामने गिड़गिड़ाया। अच्छा, तो शायद तुम्हें अब अपना इनाम चाहिए, उसने रहस्यमयी ढंग से कहा और कमरे का तापमान अचानक गिर गया। वह देख सकता था कि उसकी सांस हवा में अटकी हुई थी और वह कांपने लगा था। उसने अपनी आंखों के कोने में एक पीली छाया देखी, लेकिन जब उसने देखा तो वह वहां नहीं थी। क्या हो रहा है? उसका दोस्त हकलाते हुए बोला, एस्पन के पत्ते की तरह कांपते हुए। ये तुम्हारा इनाम है, उसने एक सुनाई देने वाली मुस्कान के साथ कहा और पीली छाया अचानक उसके ऊपर आ गई और मछली की हड्डियों के एक फ्रैक्टल मलबे की तरह उसकी दृष्टि को भर दिया। ठंड उसके पूरे अस्तित्व में फैल गई और भय उसके मन में भर गया, जैसे मोहक अंधकार ने उसके धुंधले मन को भर दिया हो। एड्स बाय पब फ्यूचर। अल्पविराम। महाराज, भोजन तैयार है, नौकरानी ने व्लाद से कहा जो अपने अध्ययन कक्ष में काम कर रहा था। धन्यवाद, नादिन। बच्चों का क्या हुआ? वे नहाकर मेज पर इंतजार कर रहे हैं, उसने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। उत्कृष्ट। व्लाद अपनी मेज से उठ खड़ा हुआ और नौकरानी के पीछे भोजन कक्ष में चला गया। लेडी कहाँ है? व्लाद ने अपनी पत्नी को मेज पर गायब देखकर पूछा। उसने पहले ही फोन कर दिया था। निचले स्तर के लोगों के लिए चैरिटी समारोह में थोड़ा ज्यादा समय लग गया था, लेकिन वह जल्द ही आपके साथ जुड़ जाएगी। व्लाद ने सिर हिलाया। उसकी पत्नी उच्च समाज में बहुत सक्रिय थी और इन मुश्किल समय में कम धन्य लोगों की मदद करना पसंद करती थी। जब उसने सिस्टम गॉड द्वारा रोके गए संभावित भविष्य के बारे में सोचा, तो उसके मन में जटिल भावनाएं उठीं। तथ्य यह है कि वह अभी भी अपने परिवार के साथ यहाँ था। इसका मतलब था कि वह मूल समय रेखा में समय रहते भागने में सफल नहीं हुआ था। ये सोचते हुए उसका दिल कृतज्ञता से भर गया जब उसने अपनी बेटी और बेटे को अपनी पत्नी की प्रतीक्षा करते हुए मेज पर मस्ती करते देखा। बहुत देर नहीं लगी जब उन्होंने दरवाजा खुलने की आवाज सुनी और उनकी पत्नी अपना शॉल बटलर को देते हुए जल्दी से भोजन कक्ष में दाखिल हुई। एलिसा बेटा, मेरी जान, व्लाद चिल्लाना चाहता था लेकिन उसकी पत्नी ने जल्दी से कहा। मुझे बहुत दुख है, पति। लॉर्ड हिम्सवर्थ बस बोलना बंद नहीं कर रहे थे, उसने खुशी से कहा और इससे पहले कि वह कुछ भी कह पाता, उसने उसे एक गहरा चुंबन दे दिया। वह इतनी जल्दी में थी कि उसे अभी भी शैंपेन का स्वाद आ रहा था। एओ, उनके छोटे बेटे ने कहा।
क्या तुम लोग थोड़ी शालीनता नहीं दिखा सकते? उसकी बड़ी बहन ने उनके माता पिता को डांटा। एड्स बाय पब फ्यूचर। दंपति अपने आक्रोश पर केवल हंस पड़े। आखिरकार परिवार ने साथ मिलकर खाना बनाना शुरू किया, लेकिन ये ज्यादा देर तक नहीं चल पाया। दरवाजे पर दस्तक से उनका काम बाधित हुआ। नौकरानी नादिन ने दरवाजा खोला और स्वामी को बताया कि दरवाजे पर एक पुलिस अधिकारी खड़ा है। एक आह भरते हुए व्लाद ने माफी मांगी और दरवाजे की ओर जाने के लिए उठ खड़ा हुआ। दरवाजे पर कोई साधारण अधिकारी नहीं, बल्कि एक जासूस था। हालांकि उसकी ताकतवर पॉनस्टैच काफी मजबूत लग रही थी, लेकिन उसने एक लंबा कोट भी पहना हुआ था जो उसे शाम की ठंड से बचाता था। गुड इवनिंग, मी पियर्स। मैं पोस्ट एपोकैलिप्टिक क्राइम डिपार्टमेंट से डिटेक्टिव हेसिंग हूँ। मुझे उम्मीद है कि मैं दखलंदाजी नहीं कर रहा हूँ, लेकिन क्या आपके पास एक मिनट है? मैं आपसे आपके दोस्त एनी सेस्ट के बारे में कुछ सवाल पूछना चाहता हूँ। उसने अपना परिचय दिया, अपना पुलिस बैज दिखाया और संक्षिप्त तरीके से अपना व्यवसाय बताया। एनी एक मशहूर कलाकार था और उसकी पत्नी का पुराना दोस्त था। वह सड़क के ठीक नीचे रहता था। ऐसा क्या हुआ होगा कि पुलिस को उसके बारे में पूछना पड़ा? क्या एनी को कुछ हुआ है? व्लाद ने चिंतित होकर पूछा। हालांकि जासूस ने अपना सिर हिला दिया। हमें संदेह है कि वह अपने संगीत में किसी अभिशाप जैसी शक्तियों को शामिल करता है। यही वजह है कि हम वर्तमान में उसकी और उसके आसपास की जांच कर रहे हैं। मैं आपको और अधिक जानकारी नहीं दे सकता, लेकिन मैंने आपसे संपर्क किया क्योंकि आप उसे लंबे समय से जानते हैं। क्या आप मेरे कुछ सवालों का जवाब देंगे? क्या कोई अपने संगीत में शक्तियों का प्रयोग कर रहा है? वह हैरान था, लेकिन उसने सिर हिला दिया। ओह हाँ, कृपया अंदर आ जाए। हम मेरे अध्ययन कक्ष में बात कर सकते हैं। हालांकि जासूस हेसिंग के अंदर आने से पहले ही व्लाद के रोंगटे खड़े हो गए क्योंकि उसने सड़क पर पैर के नाखून उठाने वाली आतंक की लहर देखी। जासूस भी ऊर्जा की दिशा में मुड़ गया। अरे, ये तो एनी की हवेली की तरफ से आ रहा है। जासूस, मेरे पीछे आओ। अल्पविराम। चिमनी में एक छोटी सी लौ टिमटिमा रही थी, लेकिन उसकी रोशनी और गर्मी विशाल खाली हॉल को भर नहीं पा रही थी। वह छोटी सी रोशनी केवल अंधेरे, पॉलिश किए हुए फर्श पर चमक के छींटों के रूप में परावर्तित हो रही थी, लेकिन चिमनी के सामने बैठे आदमी के अलावा किसी और को रोशन नहीं कर रही थी। अने 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 तुम्हें पता था कि तुम्हारी प्रतिभा की कीमत चुकानी पड़ेगी। तुम लापरवाह हो गए, लेकिन अब कीमत चुकाने का समय आ गया है। एड्स बाय पब फ्यूचर। इस विशाल खाली कमरे में कुर्सी पर व्याकुल एनी सेस्ट बैठी थी। उसके पीछे का अंधेरा अनंत काल तक फैला हुआ दिखाई दे रहा था और यह सांप की पसलियों या मछली की हड्डियों जैसे दिखने वाले फ्रैक्टल पैटर्न से भरा हुआ था। ठंड उसकी त्वचा में समा रही थी और उसके विचार तेजी से आगे बढ़ रहे थे। जब उसके चेहरे के पास एक भयानक गहरे समुद्र की मछली की कंकाल जैसी आकृति दिखाई दी, तो उसके चेहरे पर पसीना आ गया। कलाकार को अपने गले में अपने दिल की धड़कन महसूस हुई, लेकिन वह अपना मुंह खोलने में असमर्थ था, जैसे कि उसे लकवा मार गया हो। यह उपहार, यह शापित उपहार जो धीरे धीरे उसे खा गया था। दिन ब दिन उसके पास स्पष्ट क्षण कम होते जा रहे थे, इस हद तक कि वह जो जीवन जी रहा था, वह उसे अपना नहीं लगता था। हड्डियों वाले जबड़े खुलते और बंद होते थे, और एक असंगत आवाज सुनाई देती थी। मैं आपकी नाराजगी को समझ सकता हूँ। क्या मैंने आपके आशीर्वाद के लिए अपनी समझदारी से कीमत नहीं चुकाई? लेकिन ये तय कीमत नहीं थी, है न? आप ही हैं जिन्होंने हमारे उपहार का अत्यधिक उपयोग किया और धीरे धीरे अपना दिमाग खो दिया। उसकी आत्मसंतुष्टि स्पष्ट रूप से सुनाई दे रही थी क्योंकि उसका उपहास किया जा रहा था। अब तुम्हारा सब कुछ हमारा है। अल्पविराम। व्लाद और जासूस सड़क पर भागे। हवा की बर्फीली लहरें उन पर वार करती रहीं, जिससे उनकी गति धीमी हो गई। जासूस के कोट पर बर्फ जमने लगी और वह धीरे धीरे उस वस्तु की लाल आभा से पिघली। व्लाद का सिर घूम गया, सवालों से भर गया। ऐसा कैसे हो सकता है? वे यहाँ कैसे थे? उनका एनी से क्या लेना देना था? आप इस तूफान से कैसे बेपरवाह हैं? जासूस हेसिंग ने तेज हवा के सामने चिल्लाते हुए कहा। जब वह बार बार तेज प्रहारों से घायल हो रहा था, तो ऐसा लग रहा था मानो वह भगवान के सामने ही बिखर गया हो। मैं इसका नाम आभा को रोकने के लिए इस्तेमाल कर रहा हूँ। उसने कुछ ऐसा कहा जिसे हेसिंग समझ नहीं पाया और भागता रहा। जब वे आखिरकार सेस्ट की हवेली में पहुंचे और गेट खोलने के लिए रुके, तो उन्होंने गेट के बाहर ड्राइववे तक एक खून जमा देने वाली चीख सुनी। अरे नहीं, एनी! वह गेट पार करके हवेली की ओर भागना चाहता था, लेकिन एक हाथ ने उसे रोक लिया। जासूस हेसिंग ने उसकी शर्ट को पीछे से लोहे की पकड़ से पकड़ रखा था। व्लाद ने जासूस की ओर देखा, लेकिन उसने अपनी आंखें फाड़कर देखा कि जासूस किस ओर इशारा कर रहा था। रात के अंधेरे में चौड़ी सड़क पर एक डरावनी चीज तैर रही थी। एक ऐसा दृश्य जिसे वह बहुत अच्छी तरह से जानता था। एक ऐसा दृश्य जिसे वह भूला हुआ समझता था। अपने आप को थकाओ मत, व्लाद। तुम्हारे दोस्त ने हमारे साथ सौदा किया है और उसने अपना हक अदा किया है। तुम्हारा क्या मतलब है? तुम यहाँ क्यों हो? तुम्हारा इस दुनिया में कोई काम नहीं है। उसने उस पर चिल्लाते हुए कहा, उनके नामों के ज्ञान का उपयोग करके दबाव का विरोध किया।
पुनः जबड़ा हिला, जो उसके द्वारा बोले गए शब्दों के अनुरूप नहीं था। के कोई काम नहीं। बेचारा व्लाद, कितना भोला और नासमझ। खुद को तैयार रखो, क्योंकि हम आ रहे हैं। इसके साथ ही वह धीरे धीरे अंधेरे में विलीन हो गया और गायब हो गया, तथा वह आदमी सड़क के बीचों बीच अकेला सांस लेने के लिए हौंफता हुआ रह गया। एड्स बाय पब फ्यूचर। कोफाई दान आप तक और अधिक अध्याय लाने में हमारी सहायता करें। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें।